चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। कल की क्लास से पहले मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरुआत होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी से होती है। और मैंने आपको बताया कि मुख गुहा में जब भोजन में लार अच्छे तरीके से मिल जाता है तो ऐसे भोजन को क्या बोलेंगे? बोलस कहेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस। मुख गुहा के पश्चात भोजन किसमें आएगा? ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स में आएगा। और मैंने आपको बताया कि ग्रसनी वह हिस्सा होता है जहां से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता, और जब एंजाइम स्रावित नहीं होगा तो यहां पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ग्रसनी में कभी भी पाचन नहीं हो सकता है। इसके पश्चात, ग्रसनी के पश्चात भोजन किसमें आएगा? ग्रास नली, आइसोफेगस। मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि ग्रास नली से भी कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि पाचन तंत्र के ये दोनों हिस्से तो हैं, लेकिन ये दोनों हिस्से बेकार हैं। केवल ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाचन करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात भोजन आता है कहां पर? भोजन आता है अमाशय में, यानी कि स्टमक में आता है, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होता है। वहां पे पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, वसा का पाचन नहीं हुआ था और प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था। और अमाशय में केवल दो चीजों का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ और साथ ही साथ वसा का पाचन हुआ। यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। एक बार सभी लोग ईमानदारी के साथ में बता दीजिए कि यहां तक की बातें याद हैं, क्योंकि अब मैं भोजन को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। यानी कि अब मैं इसको लेकर चलूंगा कहां पर? आंत में, इंटेस्टाइन में लेकर मैं आगे चलूंगा। पहले एक बार हमको कनेक्ट करके बता दीजिए, यहां तक की बातें क्लियर है ना? भोजन को हम आंत में लेकर चले और रिलैक्स होके पढ़िएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रिलैक्स होके पढ़िएगा। आंत एक ऐसी संरचना होती है जिसकी पूरी लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए आंत की लंबाई कितनी होती है, तो पूरे आंत की लंबाई 22 फीट होती है। ठीक है, पूरे आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। आंत कहां से कहां तक होती है? जहां पे अमाशय समाप्त होता है, अमाशय समाप्त होने के पश्चात ये पूरी संरचना आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरी संरचना छोटी आंत कहलाती है। और यहां पर छोटी आंत समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात ये पूरी संरचना जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। यानी कि हाँ शुभम जी, मैं आपको आपकी कमेंट्स को मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। आंत कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पर सवाल उठता यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वह होती है 17 फीट। कितनी होती है? 17 फीट लंबाई होती है स्मॉल की। यानी कि छोटी आंत की लंबाई 17 है। ध्यान से देखो, 22 में से 17 छोटी आंत की लंबाई है। तो बच कितना रहा है? लगभग 5 फीट। लगभग 5 फीट जो है ये लंबाई होती है बड़ी आंत की। तो सर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई तो ज्यादा है, तो फिर इसे भाई छोटी आंत क्यों कहते हैं? जब लंबाई इसकी ज्यादा है तो इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है? और जब लंबाई इसकी कम है तो इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? छोटी आंत को छोटी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास छोटा है, इसकी मोटाई छोटी है। देखिए कैसे 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 एकदम केचुए के आकार में पाया जा रहा है। इसका व्यास छोटा है,
और बड़ी आंत को बड़ी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। इसकी मोटाई अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक है, इसी वजह से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो पहली बात दिमाग में एकदम बना लीजिए, छोटी आंत को छोटी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास छोटा है, इसकी चौड़ाई छोटी है, किसकी अपेक्षाकृत, बड़ी आंत की अपेक्षाकृत। और बड़ी आंत को बड़ी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई अधिक है। तो चौड़ाई को आधार बनाकर इसे छोटी या बड़ी कहा जाता है, लंबाई को आधार बनाकर नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। हां, अब यहां पर ध्यान से समझना, छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। अभी छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, बड़ी आंत में कैसे पाचन होता है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूं। अभी केवल और केवल मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आंत के विषय में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं और जो है लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को डियोडेनम कहते हैं। इस पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, डियोडेनम। डियोडेनम को ही हिंदी में हम ग्रहणी कहते हैं। याद रखना, इसको हिंदी में हम ग्रहणी कहते हैं, या इसी को हम कहीं कहीं पे पक्वाशय मिलता है। तो ग्रहणी या पक्वाशय दोनों बातें एक हैं। पहला हिस्सा जो छोटी आंत का होता है उसे हम डियोडेनम कहते हैं। कहां पर डियोडेनम है समझा रहा हूं, बिल्कुल रिलैक्स होके बस बैठिएगा और मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने दीजिएगा। दूसरा जो हिस्सा होता है इसे हम जेजुनम कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है इसे हम जेजुनम कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा होता है इसे हम इलियम कहते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है इसे हम इलियम के नाम से संबोधित करते हैं। तो छोटी आंत के 3 हिस्से, पहला हिस्सा कौन कौन सा, डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा कौन सा है, इलियम। यहीं पर सवाल बन जाता है कि निम्नलिखित में से छोटी आंत का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए। अब बड़ी आंत के कितने हिस्से, 3 हिस्से। बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है सीकम, दूसरा हिस्सा होता है कोलन, ठीक है, कोलन, और तीसरा हिस्सा होता है रेक्टम। सर आपने इनकी हिंदी क्यों नहीं बताई, तो याद रख लेना, इनकी हिंदी नहीं है कोई, आप इसी तरीके से याद रखना। इसको सीकम कहेंगे, इसको कोलन कहेंगे, और इसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, या मलाशय भी इसे कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो सीकम, कोलन, रेक्टम ये बड़ी आंत के हिस्से हो गए, और डियोडेनम, जेजुनम और इलियम ये हो गए हमारी छोटी आंत के हिस्से। अब कहां पर कौन पाया जाता है समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पहले इन 6 संरचनाओं को मैं इमेज के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। कंसंट्रेट होके रहिएगा। देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत मुख गुहा से होती है। एक रफली डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये आपकी ग्रसनी है, और ग्रसनी के बाद ये ग्रास नली है, और ग्रास नली के बाद ये अमाशय है, ये अमाशय। अब अमाशय यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से आंत का नंबर शुरू होता है, इंटेस्टाइन की नंबर शुरू होता है। आंत कितने होते हैं, 3। आंत कितने होते हैं, 2, छोटी आंत, बड़ी आंत। पहले छोटी आंत का पहला हिस्सा मैं बना रहा हूं। ये जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है इसे डियोडेनम कहते हैं, इसे ग्रहणी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, न किसी किताब में मिलेगा और न ही कोई इतना क्लियर करके आपको समझाएगा। तो ये है डियोडेनम, ये है डियोडेनम। और दूसरा जो हिस्सा होता है, ये दूसरा हिस्सा जो है इसे हम जेजुनम कहते हैं। ये हिस्सा है जेजुनम का, ये हिस्सा है जेजुनम का। और तीसरा जो हिस्सा होता है, तीसरा जो हिस्सा होता है छोटी आंत का, उसे हम इलियम कहते हैं, उसे हम इलियम कहते हैं। तो ये जो मैंने संरचना लास्ट में बनाया है इसे क्या कहा जाता है, इसे इलियम कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको क्या क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको यह क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि छोटी आंत में सर्वाधिक लंबाई किसकी है, तो आप उत्तर करेंगे इलियम की। यानी कि ये दिए गए 3 हिस्सों में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबाई किसकी होती है, सर्वाधिक लंबाई किसकी होती है,
सर्वाधिक लंबाई किसकी होती है? तो आप उत्तर करेंगे इलियम। छोटी आंत की लंबाई हमारे आहार नाल में सर्वाधिक है, इसकी लंबाई हमारे आहार नाल में सर्वाधिक है। लेकिन इसमें किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो इलियम की। तो पहला हिस्सा जो कि यू आकार में पाया जाता है, इसको हम डियोडेनम कहते हैं। दूसरा हिस्सा इसे जेजुनम कहते हैं और तीसरा सबसे लंबा हिस्सा इसे इलियम कहा जाता है। इसके बाद ध्यान से सुनो, इसके बाद स्टार्ट होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत याद रखना, मैंने कहा है बड़ी आंत को बड़ी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इस वजह से इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत का ये जो पहला हिस्सा होता है इसे सीकम कहते हैं। सीकम ही आगे चलकर क्या बनाता है? कोलन बनाता है, कोलन। ये कोलन बनाता है। सीकम ही आगे चलकर क्या बनाता है? सीकम ही आगे चलकर कोलन बनाता है। और याद रख लेना, कोलन का जो लास्ट हिस्सा होता है यहां पर, इसे हम रेक्टम कहते हैं, इसे रेक्टम हम कहते हैं। तो सीकम, कोलन और रेक्टम। और यहीं पर एक जुड़ा हुआ अंग है, उसको आपको भूलना नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। यहीं पे जुड़ा हुआ है और इस अंग का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक प्रकार का वेस्टेजियल ऑर्गन है, जो कि एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसकी कहानी अभी मैं बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। इसका क्या उपयोग है, यहां से कैसे सवाल बनते हैं, अभी मैं यहां पे बताऊंगा। लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जॉइंट्स पर पाया जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किससे पाया जाता है, किससे जुड़ा होता है, तो याद रखना ये सीकम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सीकम से। तो सीकम से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नामक संरचना जुड़ा रहता है। इतनी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो भोजन जब अमाशय से आगे बढ़ा तो वो कहां पे आगे बढ़ा? छोटी आंत में आगे बढ़ा। और छोटी आंत में सबसे पहले वो कहां पे प्रवेश किया? तो सबसे पहले वो प्रवेश किया कहां पे? डियोडेनम में, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे और किस तरीके से छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहानी क्लियर हो रही है ना? सारी बातें शीशे की तरह साफ एवं स्पष्ट हो रही है ना? बताते रहना जरा कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि अब मैं लेके चल रहा हूं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पाचन होता है। अब मैं उसको बताना प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यान से एक एक करके समझते चलिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए, छोटी आंत में 3 रसों की सहायता से पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है। वो 3 रस कौन से हैं? ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रसों की सहायता से पाचन होता है। पहला जो रस है, इस रस को पित्त रस कहा जाता है। पहला जो रस है, इस रस को पित्त रस कहा जाता है। और पित्त रस को हम क्या बोलेंगे? पित्त रस को हम बाइल जूस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बाइल जूस कहते हैं। तो पहला जो रस छोटी आंत में पाचन का कार्य करेगा उसका नाम है बाइल जूस, उसका नाम है पित्त रस। दूसरा जो रस है उसका नाम है अग्नाशयी रस, उसका नाम है अग्नाशयी रस, उसका नाम है अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस को हम क्या कहते हैं? इसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, इसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, इसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और तीसरा रस जो छोटी आंत में पाचन करेगा उसका नाम आंत्र रस है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आंत्र रस है। और आंत्र रस को हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो याद रखना, 3 रसों की सहायता से पाचन का कार्य होगा। कहां पर? ठीक है, कहां पर? ये
पित्त रस के माध्यम से, अग्नाशयी रस के माध्यम से और आंत्र रस के माध्यम से छोटी आंत में पाचन होगा। छोटी आंत में आया हुआ भोजन उसे हम कायम कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब अमाशय में भोजन पच जाता है तो ऐसे भोजन को कायम कहते हैं। तो भोजन प्रवेश किया, सबसे पहले कहां पे प्रवेश किया? सबसे पहले इसने डियोडेनम में प्रवेश किया। तो जब डियोडेनम में प्रवेश किया तो उस भोजन के साथ में क्या हुआ, ध्यान से समझना। इस फिगर को थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो डियोडेनम का हिस्सा है, इस डियोडेनम के हिस्से से दो संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। एक नली निकली है और ये नली आगे चली गई है और एक संरचना बना दी है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय। और यहीं से एक और नली कनेक्ट होकर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम यकृत कहते हैं, यकृत में चली गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो यकृत में जो कुछ भी बनेगा वह भी इसी नली के रास्ते यहां पर आएगा, छोटी आंत के डियोडेनम में। और अग्नाशय में भी कुछ बनेगा तो वह इस नली के माध्यम से यहां पे आएगा। थोड़ा सा फिगर के माध्यम से इसको और मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, ये डियोडेनम है, केवल इस फिगर में डियोडेनम को दिखाया गया है। ये यू आकार की नली क्या है? डियोडेनम है। और यहां पर आप देख रहे हो ये पैंक्रियाज है, ये अग्नाशय है। और यहीं से एक नली गई है जो पैंक्रियाज में गई है, और इसी से एक नली गई है, वो कहां पर गई है? वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सर्वाधिक बड़ा पाया जाने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। तो यकृत में वो चली गई है। यकृत में जो कुछ भी बनेगा वह भी इसी पाइप के थ्रू आएगा, कहां पे? छोटी आंत के डियोडेनम में। और अग्नाशय में भी जो कुछ बनेगा वह छोटी आंत या छोटी आंत के डियोडेनम वाले हिस्से में आएगा। इतनी कहानी तो आपने क्लियर कर लिया। अभी लीवर के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। आप जब जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आपका लीवर, आपका जिगर, आपका कलेजा, आपका करेजा, आपकी कलेजी इतना ढेर सारे कार्य करते हैं। इस लीवर के कार्य को जब मैं बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त रस की। पित्त रस कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का कार्य करता है, थोड़ा सा इसको हम समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं। देखिए, बाइल जूस के विषय में मैं यहां पे कहानी बताने चल रहा हूं, और जितने भी तथ्य मैं लिखूंगा ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे सवाल आपकी परीक्षा में न पूछे गए हों। पहली बात कि पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है, बाइल जूस का निर्माण कहां पर होता है, तो आप उत्तर करिएगा बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। यकृत यानी कि लीवर में पित्त रस का निर्माण होगा। इसका संचय कहां पर होगा, इसको स्टोर कहां पर किया जाएगा, तो याद रखना इसका संचय किया जाएगा पित्ताशय में। इसका संचय कहां पे किया जाएगा, तो इसका संचय किया जाएगा पित्ताशय। और पित्ताशय को हम क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। यानी कि पित्ताशय में संचय होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर निर्माण कहां पर होगा? लीवर में। और इसी लीवर से एक थैली नुमा संरचना जुड़ा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम गाल ब्लैडर है, जिसका नाम क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय में वो आकर इकट्ठा हो जाएगा। कौन? पित्त रस आके इकट्ठा हो गया, और जब जरूरत पड़ी तो ये पित्त रस इस पित्ताशय से निकला और इस नली के माध्यम से प्रवेश कर गया। कहां पर? डियोडेनम में, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा है। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि निर्माण कहां पर होता है? निर्माण यकृत में होगा। संचय कहां पर होता है? तो संचय याद रख लेना पित्ताशय में होगा, गाल ब्लैडर में होगा। कई बार यह सवाल पूछा गया है। अब यहां पर पित्त रस का माध्यम पूछा जाता है कि माध्यम क्या है, इसका मीडियम क्या है, अम्लीय की क्षारीय? तो याद रख लेना इसका माध्यम क्षारीय है। 7.8 के आसपास इसका पीएच मान पाया जाता है। याद रख लीजिएगा
हाँ बिल्कुल 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 संतोष कुमार तिवारी जी, कहने का अभिप्राय यही है कि सारी क्रिया डुयोडेनम से ही प्रारंभ होती है। बिल्कुल आप सही समझ गए। तो यह क्षारी होता है, इसका माध्यम कैसा है? क्षारी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भोजन यहां पर था, कहां पर? अमाशय में, तो HCl के प्रभाव में आकर भोजन कैसा बन गया था? अम्लीय। और जब ये भोजन आया छोटी आंत के डियोडेनम में, तो वह कैसा हो गया? क्षारीय। अब सवाल यहां से कितने बनेंगे मैं खुद नहीं बता सकता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट की अंगुली पकड़कर चलेंगे तो याद रखना बहुत रास्ता आसान है। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत के डियोडेनम में प्रवेश करता है वह क्षारीय हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों क्षारीय हो जाता है? क्योंकि वह बाइल जूस के संपर्क में आता है। तो बाइल जूस के संपर्क में आने के पश्चात भोजन क्षारीय हो जाता है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब यहां पर याद रखना, अगर इसमें पूछा जाए कि पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सवाल बना हुआ है, तो याद रखना पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अब सभी लोग कमेंट्स करके हमको बताइए कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये किसका पाचन करेगा? पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये किसका पाचन करेगा? कमेंट्स करके बताइएगा ये किसका पाचन करेगा। मैं सबके कमेंट्स को देख रहा हूं। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, अब ये किसका पाचन करेगा? कमेंट्स करके बताइएगा। जो लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही इसका उत्तर देगा। और ये सवाल पूछा गया है, आप मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वेरी गुड। तमन्ना नाथ जी कह रही है कोई नहीं। नो एंजाइम नो डाइजेशन। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नो एंजाइम नो डाइजेशन। अगर एंजाइम रहेगा तो पाचन होगा, एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा। यहां पे याद रखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि पित्त रस में एंजाइम नहीं है तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि यह पाचन का कार्य नहीं करेगा। यह बेहतरीन सवाल है, याद रखना। यानी कि पित्त रस के माध्यम से भोजन का पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम है ही नहीं। बहुत बढ़िया, इसमें कोई एंजाइम है ही नहीं। फिर इसका कार्य क्या है? क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्यों इसको पाचन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जब इसका कोई कार्य ही नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इसका। इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, समझो इस बात को। यह पाचन का कार्य नहीं करता, लेकिन पाचन की क्रिया में यह सहायता करता है। यह पाचन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। यह पाचन की प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आप भोजन जब करते हैं तो भोजन में आप तीन चीजों को मुख्यतः ग्रहण करते हैं। या तो आप कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, या तो आप प्रोटीन को ग्रहण करते हैं, या तो आप वसा को ग्रहण करते हैं। अब यहां पर समझना यह है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सरल होता है, आसानी से यह पानी में घुल जाता है। प्रोटीन बहुत सरल होता है या आसानी से घुल जाता है। आओ करके देखें। कार्बोहाइड्रेट चावल के टुकड़े को आप मीज कर पानी में डाल दो, देखो घुल जाएगा फटाक से। दाल को आप पानी में फेंक दो, देखो उसमें प्रोटीन पाई जाती है, घुल जाएगा। लेकिन जरा तेल है ना, तेल वसा है, वसा, उसको फेंक दो पानी में, देखो जल्दी घुलता है क्या? नहीं घुलेगा जल्दी। कभी आप नॉनवेज खा लेते हो जिसमें फैट ज्यादा रहता है, या घी को टच कर लीजिए और घी को फिर पानी में लेके जाइए, जल्दी हाथ आपका साफ नहीं होता है, साबुन लगाना पड़ता है आपको। यानी कि वसा जटिल है। इन तीनों में सर्वाधिक जटिल कौन है? वसा। वसा आसानी से जल में घुलता नहीं है। तो याद रखना, पित्त का काम क्या होता है? पित्त रस का काम क्या होता है? बाइल जूस का काम क्या होता है? पित्त रस जो होता है, इसी वसा को जिसे आप ग्रहण करते हैं, इसी को वो क्या करता है? जल में घुलनशील बनाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि इसे क्या करना? जल में घुलनशील बनाना।
जल में अगर घुलनशील हो गया, एक बार अगर जल में ये घुल गया, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है, वैसे इसका भी पाचन आसान हो जाता है। अच्छा सोचो, आप नॉनवेज खाते हो या कोई फैटी आइटम खाते हो, तो आप कहते हो कि पाचन अभी सही नहीं हुआ है, 5 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे हो गए हैं, अभी पाचन नहीं हो पा रहा है हमारे भोजन का। क्यों? क्योंकि उसमें फैट है, और फैट देखो, मुख गुहा में नहीं पचा, ग्रसनी में नहीं पचा, ग्रास नली में नहीं पचा, आमाशय में बहुत अल्प मात्रा में पचा हुआ है। जब तक जल में नहीं घुलेगा वसा, तब तक उसका पाचन अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो वसा को जल में घुलनशील बनाने का कार्य कौन करता है? यह बाइल जूस करता है, यह पित्त रस करता है। और इसी क्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या नाम दिया गया है? इसी क्रिया को विज्ञान की भाषा में इमल्सिफिकेशन कहा गया है। इसी को हम इमल्सीकरण कहते हैं। तो इमल्सीकरण अगर शब्द कहीं आ जाए तो परेशान मन नहीं होना है। इमल्सीकरण का मतलब है कि वही वसा जो जल में नहीं घुल रहा था, अब उसको जल में घुलनशील बनाया गया है। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा, पित्त रस के द्वारा। अब सवाल यह पूछा गया है आपके यूपीपीएससी में, देखिए शब्द बदलेगा लेकिन भावनाएं कभी भी नहीं बदलेंगी। शब्द बदलेगा, भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित होगा? कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में दिया गया था, प्रोटीन ऑप्शन में दिया गया था, वसा ऑप्शन में दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। अब जवाब दो। हमें नहीं लगता है कि किसी का भी प्रश्न का उत्तर गलत होगा। सभी लोग कहेंगे अगर पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाएगा तो वसा का पाचन क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। पित्ताशय में पथरी हो गई है, किसका पाचन प्रभावित होगा? वसा का पाचन प्रभावित होगा। क्यों वसा का पाचन प्रभावित होगा? क्योंकि वसा को अब जल में घुलनशील नहीं बनाया जा रहा है। तो यहां पर इस बात को याद रखना कि ये जो पित्त रस का काम है, इस पित्त रस का काम क्या है? इस पित्त रस का काम है, कार्य क्या है इसका? वसा को जल में घुलनशील बनाना। वसा को जल में घुलनशील बनाना, वसा को जल में घुलनशील बनाने का कार्य करता है। और अगर यह जल में घुलनशील हो गया, वसा को जल में घुलनशील बनाना अर्थात 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 इमल्सीकरण की क्रिया करना, इमल्सीकरण की क्रिया करना, इमल्सीकरण की क्रिया को संपादित करना, यह बाइल जूस का सर्व प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? कमेंट्स करके बताइए। सर जी वसा के पाचन तो आमाशय में हो गया था। ना जी ना निशांक जी, यही तो समझने की बात है। अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। पाचन क्या है? समझो इस बात को, समझो इस बात को। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन है। अब कोई चट्टान है वो जटिल है और कोई धूल का कण है वो सरल है, तो चट्टान को एक ही हथौड़ा मारोगे, क्या ये धूल के कण में बदल जाएगा? नहीं, कई बार तोड़ना पड़ेगा। पहले इसको तोड़ोगे, थोड़ा सा छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर आप तोड़ोगे और छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर और तोड़ोगे, फिर धूल के कण में टूटेगा। तो कई बार विखंडन होता है, कई बार तोड़ा जाता है, विभिन्न एंजाइम तोड़ते हैं, तब जाकर छोटी आंत में आते आते पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये पूरी कहानी क्लियर है पित्त रस का। अब यहां पर पित्त रस से संबंधित एक बात और है, उसको मैं आगे नोट में नोट करवाऊंगा, और वो ये है कि हमारे पित्त रस में 2 जय और विजय पाए जाते हैं। 2 जय और विजय कौन कौन से हैं आगे मैं नोट में लिखवाऊंगा, लेकिन यहां पर नोट को, स्लाइड को मैं अभी बना दे रहा हूं। पित्त रस में यानी कि ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस में 2 चीजें पाई जाती हैं, 2 वर्णक पाए जाते हैं। थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर लिखता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। 2 वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब क्या होता है? वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, और पिगमेंट का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला। तो 2 पिगमेंट हैं,
एक का नाम क्या है? एक का नाम है बिलरुबिन, एक का नाम है बिलरुबिन, बिलरुबिन। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बिलिवर्डिन, है ना। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बिलवर्डिन। तो बिलरुबिन और क्या बिलवर्डिन, बिलरुबिन और क्या बिलवर्डिन, ये दो वर्डक हैं। वर्डक का मतलब पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब जो रंग को प्रदान करे वही पिगमेंट है। तो ये पित्तरस को कैसा रंग देता है? हल्के पीले रंग का, ये पीला रंग देता है। पित्तरस को कैसा बनाता है? पीला बना देता है। अब कई बार क्या होता है, लीवर में इंफेक्शन हो जाया। कई बार क्या होता है, कई बार लीवर में इंफेक्शन हो गया। अब लीवर में जब इंफेक्शन हुआ तो क्या हुआ? लीवर में इंफेक्शन हुआ तो पित्तरस बना, लेकिन उस पित्तरस ने उसको पित्ताशय में नहीं डाला। अब पित्ताशय में नहीं डाला तो वो पित्ताशय से होकर यहां पे नहीं आया। तो यकृत ने जब पित्तरस को निर्मित किया तो वो सीधे उसको ब्लड में डाल देता है। जब इंफेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो भाई वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, सीधा सा मतलब है। और जब वो सही से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तो पित्तरस चला जाता है कहां पे? ब्लड में। और पित्तरस का रंग कैसा है? पीला। अब ब्लड में कुछ भी जाएगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हवा, पानी, दवा, दारू, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, कुछ भी अगर हमारे ब्लड में जाएगा तो उसको वह पूरे शरीर में लेके क्या करता है? भ्रमण करता है। पूरे शरीर में उसको लेके क्या करता है? वो भ्रमण करता है। तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन को लेकर वो पूरे शरीर में क्या किया? भ्रमण किया। उसका रंग पीला, इस वजह से अब हमारा भी रंग कैसा हो जाएगा? हल्का पीला। और मनुष्य को रोग हो जाएगा कौन सा? मनुष्य को रोग हो जाएगा पीला पीला वाला। अर्थात कौन सा रोग हो जाएगा? उसको रोग हो जाएगा पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया। तो जब रक्त के माध्यम से, जब रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है, पूरे शरीर में वह पहुंच जाता है, तो मनुष्य को रोग हो जाता है। और उसी रोग को हम जॉइंडिस कहते हैं, उसी रोग को हम पीलिया कहते हैं। तो जब पीलिया होता है तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? कनेक्टिविटी को समझो। डॉक्टर आपसे क्या कहता है? कहता है पहला काम करो, तेल मसाला एकदम छोड़ दो, नॉनवेज खाना एकदम छोड़ दो, घी एकदम खाना छोड़ दो। क्यों कहता है भाई? क्योंकि इन सब में क्या है? फैट। और फैट को पचाने वाला या फैट को जल में घुलनशील बनाने वाला इस समय कार्य नहीं कर रहा है। इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि ऐसा है, इस समय कुछ भी फैटी आइटम मत खाओ, खिचड़ी खाओ, सही से रहोगे। तो क्योंकि अगर फैट आपने लिया तो फैट का पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिलरुबिन और बिलवर्डिन इस समय छुट्टी पे हैं। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। तो ये पूरा पित्तरस क्या क्या याद रखना है? निर्माण यकृत में होगा, संचय पित्ताशय में होगा, माध्यम क्षारीय होता है, कोई एंजाइम नहीं, नो एंजाइम नो डाइजेशन। इसका काम है वसा को जल में घुलनशील बनाना, अर्थात इमल्सीकरण की प्रक्रिया को संपादित करना। याद हुआ? ये पित्तरस क्लियर है? पित्तरस से कोई सवाल आएगा तो कर ले जाएंगे। बताओ, पित्तरस से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो कर ले जाएंगे, कमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, एंजल मनु ब्लॉग जी, फैट को रोक देते हैं डॉक्टर। इतने सवाल बनते हैं, इतने पॉइंट्स को क्लियर रखो पहले, इतनी बातों को क्लियर रखो पहले, तो इसके पश्चात मैं अग्नाशयी रस पे चलूं। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं अग्नाशयी रस पे अब बात करना प्रारंभ करूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई समस्या नहीं है? वसीय वस्तुओं को खाना मना कर देता है। अरे वाह, संतोष कुमार तिवारी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अग्नाशयी रस जो है, इसका निर्माण कैसा कहां होता है? समझो, इसका निर्माण कहां पर होता है? कंसंट्रेट होकर सुनना। तो वसीय अम्ल का जो होता है निर्माण, ठीक है, वसीय अग्नाशयी रस का जो निर्माण होता है, वो निर्माण कहां पर होता है? निर्माण अग्नाशय में होगा। ये तो बड़ा आसान है, नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, अग्नाशयी रस है। और अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में होगा। याद रखना,
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी परेशान मत होना, एक एक करके मैं सारी स्टेप को मैं क्लियर करूंगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। निर्माण अग्नाशय में हुआ। अब अग्नाशय में निर्मित हुआ तो कहां जाएगा? देखो यहां पर अग्नाशय में निर्मित हुआ तो फिर कहां जाएगा? देखो अग्नाशय में निर्मित हुआ तो जिस पाइप से पित्तरस आया था वही पाइप से ये पहुंच गया कहां पे? डियोडेनम में। तो डियोडेनम में पहुंचा कौन? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस पहुंच गया। तो अग्नाशयी रस जब पहुंचा तो क्या हुआ? अब समझने का प्रयास करिए, क्या हुआ समझने का प्रयास करिए। तो जब अग्नाशयी रस पहुंचा डियोडेनम में यानी कि ग्रहणी में, तो इसका पहले माध्यम चेक कर लो, इसका माध्यम क्या है। तो इसका भी जो माध्यम है ना, इसका भी माध्यम क्षारीय है, यानी कि यह भी भोजन को कैसा बनाएगा? यह भी भोजन को क्षारीय बनाएगा। जैसे इसने क्षारीय बनाया वैसे यह भी क्या करेगा? यह भी क्षारीय करेगा, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट समझो ध्यान से। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस का मतलब होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? समझो इस बात को, एक एक पॉइंट को एकदम बेहतर ढंग से क्लियर करोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो मेरी बात, आपने पढ़ा ये कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट पचा, वसा और प्रोटीन नहीं पचा, ठीक। ग्रसनी में कोई नहीं पचा, ग्रास नली में कोई नहीं पचा। अमाशय में प्रोटीन और वसा पचा, क्या नहीं पचा? कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा। तो मतलब अभी तक ऊपर जितने अंग थे या तो कुछ पच नहीं रहा है या तो पच रहा है, तो तीनों नहीं पच रहे हैं एक साथ। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, या तो कार्बोहाइड्रेट पच रहा है तो वसा प्रोटीन नहीं, वसा प्रोटीन पच रहा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं। अभी तक किसी ऐसे रस में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, किसी भी रस में अभी तक क्षमता नहीं थी जो तीनों को सुला सके, जो तीनों को पचा सके। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने की क्षमता अभी तक किसी भी रस में नहीं है। तो अब आता है हमारा कौन? अब आता है हमारा अग्नाशयी रस। कौन आता है? एंट्री होती है अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस कहता है कि मैं तीनों को पचाने में समर्थ हूं, मैं तीनों को पचा सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को भी, प्रोटीन को भी। अभी तक वसा भी नहीं पच रहा था लेकिन अब तो जल में घुलनशील हो गया, अब अग्नाशयी रस भी क्या होगा? पचा डालेगा। तो याद रखना, पूर्ण पाचक रस इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि यह ऐसा रस है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन इन तीनों को पचाने में क्या है? इन तीनों को पचाने में समर्थ है। इसी वजह से इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब आखिरकार इसमें ऐसा है क्या जो तीनों को पचाने में समर्थ है? तो देखो, इसमें 3 एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम? इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, TAL यानी कि टेल। 3 एंजाइम कौन है? टेल है। टेल में टी क्या है? टी है ट्रिप्सिन। टी क्या है? टी है ट्रिप्सिन। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एमाइलेज। ए फॉर क्या होता है? एमाइलेज। और यल फॉर क्या होता है? यल फॉर होता है लाइपेज। देखो कितना आसान है। इनमें से 2 एंजाइमों को आप पहले पढ़ चुके हैं। एमाइलेज मैंने बताया था, और कहां पे मिला था? मुख गुहा में मिला था। इसी को तो टाइलिन या एमाइलेज कहते थे। और लाइपेज भी आपको मिला था, कहां पे? अमाशय में, गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं उसे। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है बोलो? तो ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। ये किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। और लाइपेज के विषय में याद रख लेना, लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। तीनों को पचाने की क्षमता इस अग्नाशयी रस में है। इसी वजह से इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इतनी बातें याद हो गई होंगी आपको, ठीक है? यहां तक कहानी क्लियर है। बस अग्नाशयी रस के विषय में इतनी बातें याद रखना है। आगे बढ़ जाएं और आंत रस पे अब बात कर लें। आंत रस पे अब बात कर लें, कमेंट्स करके बताइएगा फटाफट। आंत रस पर अब बात कर लें, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? अब आंत रस कैसे भोजन का पाचन करता है इसको समझ लीजिए। देखिए, आंत रस जो होता है, आंत रस के पास में लास्ट अंतिम ऐसे 5 एंजाइम हैं जिसकी मदद से भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। इसी वजह से क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है? तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, क्योंकि आंत रस में ऐसे 5 एंजाइम हैं, ऐसे 5 ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी सहायता से भोजन जो अभी तक जटिल था, अब वो पूरी तरीके से क्या होता है? सरल में बदल जाएगा। छोटी आंत में पूरा भोजन पच जाएगा, बड़ी आंत के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब बड़ी आंत में भोजन का कैसे पाचन होगा और बड़ी आंत को ईश्वर ने क्यों लगा दिया है हमारे शरीर में, उस पर हम बात करेंगे आगे। पहले इसमें देख लेते हैं ऐसे 5 कौन से ब्रह्मास्त्र हैं। आंत रस का श्रावण कहां से होता है? आंत रस का श्रावण जो होता है वो जाहिर सी बात है कहां से होगा? निर्माण कहां पर होगा? निर्माण इसका आंत से होता है। आंत, आंत को ही आंत्र कहते हैं, लेकिन यहां पर आंत का मतलब क्या है? छोटी आंत। अब ये आंत याद रखना, ये तीनों हिस्सा डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों से स्रावित होता है। तीनों से यह स्रावित होता है। अब वो 5 एंजाइम कौन है? ध्यान दीजिएगा, 5 एंजाइम निकलते हैं। पांचों एंजाइम को ध्यान से पढ़ना। पहला जो एंजाइम है उस पहले एंजाइम का नाम क्या है? मैं थोड़ा सा अगले स्लाइड पे चल रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा जगह मुझको कम पड़ेगी, तो मैं बात करने चल रहा हूं आंत रस पे, ठीक है? आंत रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, आंत रस पे मैं बात करने चल रहा हूं। आंत रस में 5 एंजाइम कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है इरेप्सिन। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है इरेप्सिन। दूसरा एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। दूसरा एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। तीसरा जो एंजाइम है इसका नाम है माल्टेज। तीसरा जो एंजाइम है इसका नाम है माल्टेज। चौथा जो एंजाइम है इसका नाम है लैक्टेज। चौथा जो एंजाइम इसका नाम है लैक्टेज। और पांचवा जो एंजाइम है इसका नाम है सुक्रेज। क्या नाम है? सुक्रेज। तो ये 5 एंजाइम निकलते हैं, ये 5 एंजाइम निकलते हैं जो जिसकी सहायता से भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था, वो बड़े काम आएगा आपके। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? मैंने कहा था कि अगर लास्ट में एज लगेगा तो वो क्या होगा? एंजाइम। अगर लास्ट में एज लगेगा तो क्या होगा? बोलो, एंजाइम। और अगर लास्ट में ओज लगेगा तो क्या होगा? शर्करा यानी कि शुगर। शुगर, शर्करा होगा। शर्करा होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा। सारी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं और सारी शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं। तो अगर लास्ट में ओज लग गया तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, और अगर एज लगा तो वो एंजाइम होगा। ध्यान दो, यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। देखो यहां पर एज 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 सब में क्या लगा है? एज 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 एज। तो मतलब ये क्या है? सब के सब एंजाइम है। ये सब के सब क्या है? एंजाइम। अब देखो कौन किसका पाचन करता है और किसमें कौन बदलता है। इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन बेसिकली ये प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। उस अमीनो अम्ल में बदल देता है। यही सबसे छोटा धूल का कण है, याद रख लेना, यही सबसे छोटा धूल का कण है। अब पहली क्लास अगर आपको याद होगी तो मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण होता है ग्लूकोज, वसा का सबसे छोटा कण होता है वसी अम्ल, और प्रोटीन का सबसे छोटा कण है अमीनो एसिड। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं, ये सबसे सरल है, पाचन हो गया प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम कण है अमीनो एसिड। इसी वजह से क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड को कहते हैं। इसी अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन अगर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है कि पाचन कंप्लीट, अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ हो गया। लाइपेज देखो, लाइपेज क्या करता है, यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और वसा को बदल देता है किसमें, फैटी एसिड में। किसमें बदल देता है, फैटी एसिड, यानी कि वसी अम्ल में। अब वसी अम्ल में बदल गया, ये तो वसा का सबसे छोटा कण है, इसका मतलब वसा भी पच गई। सबसे छोटा कण मिल गया, सबसे छोटी इकाई मिल गया, तो इसका मतलब पाचन हो गया। पाचन का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फूड, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदल देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यहां पर समझना माल्टेज, इसी चीज को समझना है क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करता है। थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। माल्टेज किसका पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, माल्टोज का पाचन करता है। माल्टोज कहां पर पाया जाता है, कोई भी आप अनाज खाते हो तो उस अनाज में मिठास का कारण क्या है, भोजन क्यों मीठा लगता है, क्योंकि उस भोजन में माल्टोज पाया जाता है। लास्ट में लगा ओज, ओज रहेगा तो शर्करा, और शर्करा स्वाद में कैसी होती है, मीठी। तो अनाज में मिठास का कारण क्या होता है, माल्टोज, याद रखना। इसी माल्टोज को कौन पचाता है, माल्टेज। और ये ओज है यानी कि शर्करा है, और शर्करा है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है तो मतलब इसका सबसे छोटा रूप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे छोटा रूप होता है, इससे छोटा कुछ नहीं है कार्बोहाइड्रेट में। अब यहां पर समझो और आगे बात समझो। लैक्टोज किसका पाचन करता है, तो लैक्टोज लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टेज किसका पाचन करता है, लैक्टोज का। अब लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में लगा है ओज। अब ओज लगा है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी में मिठास का कारण बनेगा। ओज किसके आगे लगा है, लैक्टा के आगे लगा है, और लैक्टा शब्द प्रेजेंट करता है दूध को। जैसे लैक्टोज, जैसे कि लैक्टोमीटर, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, कल मैंने बताया था। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में मिठास, अगर आपने दूध पिया है तो उस दूध की शर्करा को कौन पचाता है, लैक्टेज। और ये शर्करा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब इसका सबसे छोटा रूप क्या होगा, सबसे छोटा रूप ग्लूकोज होगा। फिर देखो ये सुक्रोज है, सुक्रेज, और सुक्रेज किसका पाचन करता है, ये सुक्रोज का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, बोलो, सुक्रोज का पाचन करेगा। फिर लगा ओज, फिर ये किसी का मिठास का कारण बनेगा। तो किसमें पाया जाता है सुक्रोज, गन्ने में। गन्ने में मिठास का कारण क्या होता है, गन्ने में मिठास का कारण क्या होता है, सुक्रोज होता है। अगर आपने चीनी से बने हुए उत्पाद खाए हैं तो उसका पाचन करेगा ये सुक्रेज, और चूंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट है तो बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर सबसे निम्नतम, सबसे छोटे कणों में बदल गया। वसा भी सबसे छोटे कण में बदल गया, प्रोटीन भी सबसे छोटे कण में बदल गया। और जब सबसे छोटे कण में बदल गया
तो हम कहेंगे कि भोजन जो है पूर्ण पाचन हो गया, स्वाहा। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, स्वाहा। बात समझ में आ गई? तो भोजन जिसको आपने मुख गुहा से ग्रहण किया था, उस भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, उस भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। कहां तक जाते जाते? छोटी आंत तक जाते जाते। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? जैसे पूछ देगा कि दूध की शर्करा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। अब ऑप्शन उसने दे दिया सबसे नंबर 1 पर लैक्टोज, दूसरे नंबर पे दे दिया लैक्टेज, है ना, दूसरे नंबर पे दे दिया लैक्टेज। अब एग्जामिनर जब ये पूछता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हैं तो सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, कहते हैं अब ओज रहेगा कि एज रहेगा। तो ध्यान से देखो, एंजाइम पूछा है कि शर्करा पूछा है। तो अगर एंजाइम पूछा होगा तो एज रहेगा उत्तर, और शर्करा पूछेगा तो ओज रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को, ये रामबाण है, याद रखना। ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके कंफ्यूजन को मिटा सकती है। तो भोजन भैया पच गया, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, भोजन आपका पूर्ण पच गया। कहां पर? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि फिर ईश्वर ने इतना बड़ी आंत क्यों दिया है? हमारे शरीर में बड़ी आंत का क्या रोल है, यह जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि बड़ी आंत की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिरकार इसको ईश्वर ने क्यों लगाया हमारे शरीर में, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कार्य क्या है। वो सारी बातों को जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसी से हमको एटीपी मिलती है, वहीं से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।